हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ में सिटीज़नशिप टॉपिक देखने जा रहे हैं, नागरिकता। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन पॉलिटी नाम से फोल्डर है, वहाँ जा कर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात आती है सिटीज़नशिप, नागरिकता की। तो हमने जहाँ पे याद किया है, क्या याद किया, जहाँ पे हमने 5 आर्टिकल्स और शेड्यूल्स पढ़ा हुआ है, यानी कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ पढ़ा है। तो हमने ये याद किया है जो नागरिकता है वो भाग 2 में आता है और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो हैं 5 से लेकर के 11। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल किस में आते हैं, ये अनुच्छेद आते हैं भाग 2 पार्ट 2 में आते हैं। अब बात आती है नागरिकता। जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि नागरिकता सिटीजनशिप्स है, तो वर्ड में ही है, ये पूरा अपने आप में एक सार्थक शब्द है। लेकिन अब बात आती है कि नागरिक है कौन, नागरिकता दी किसे जाए। तो है ऐसा होता है कि जो नागरिकता शब्द है उसमें 3 अर्थ निहित होते हैं। 3 अर्थ निहित होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक तो हमारे देश के अपने नागरिक, ठीक है, अपने नागरिक जिसे हम बोलते हैं सिटीज़न, ठीक, अपने नागरिक। फिर आता है पर्सन। पर्सन क्या होता है कि लोग, और ये लोग तो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे अपने हो, यानी कि अपने देश के हों या विदेशी हो, ठीक है। फिर तीसरा शब्द आता है माइनॉरिटीज़। क्या आता है, माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब ये अल्पसंख्यक, तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है जो सिटीज़न होते हैं उनके, यानी कि वो भारत के नागरिक हैं। कौन है, जो कहीं से भी आ सकते हैं, आना जाना, यानी कि अब्रॉड हो गया या फिर दूसरे देश, कहीं से भी, है ना, आना जाना जिनका लगा रहता है, उन्हें हम बोलते हैं पर्सन। माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक कौन है, इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ये भारत के हैं और इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। तो नागरिकता जो 3 अर्थ निहित हैं वो ये हैं। उसके अलावा क्या होता है कि एक नागरिक होते हैं तो उनको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक सिटीजन्स, नागरिक, ठीक है, एक सिटीजन, और दूसरे होते हैं एलियंस। अब एलियंस क्या है, एलियंस का एक अर्थ होता है कि जो दूसरे, हम अक्सर क्या समझते हैं, एलियंस मतलब दूसरे ग्रह से आने वाले लोग। नहीं, एलियंस का क्या है कि मतलब यहाँ के नहीं है, वो यहाँ से उनका संबंध नहीं है। अब ये एलियंस जो यहाँ से संबंधित नहीं है, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, एक तो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, इसको मैं समझाऊंगी आपको कि क्या होते हैं। एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं और एक एनिमी एलियंस होते हैं। अब ये फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं कि जैसे कि जिस भी देश का संबंध भारत के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध है, किसी भी देश का संबंध यदि मित्रतापूर्ण संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध मतलब कि वहाँ हमारी और उस देश की लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। जैसे कि बात आती है रशिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, इस तरह के बहुत सारे देश, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, यदि वो हमारे देश में आते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो फ्रेंडली एलियन है हमारे, ठीक है। फिर बात आती एनिमी एलियन। तो एनिमी एलियन जहाँ पे भारत और किसी देश के साथ में यदि शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार जैसे कि पाकिस्तान को कंसिडर कर लीजिए, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा एनिमी एलियन है। समझ में आ रहा है कि 2 प्रकार है, नागरिकता के भी 2 प्रकार होते हैं जिन्हें नागरिकता दी जाती है। एक तो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स हो गए यानी कि भारत के नागरिक, और दूसरे होते हैं एलियंस होते हैं। एलियंस मतलब जहाँ पे अभी मैंने बताया ना पर्सन, जहाँ पे लोग चाहे कहीं के भी हों, तो ये एलियंस है, एक फ्रेंडली एलियंस है जिनके साथ भारत का मित्रतापूर्ण संबंध है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है, जैसे कि रशिया, यूएसए, जापान, इस तरह के और भी कई सारे देश। फिर होता है एक एनिमी एलियन। एनिमी एलियन यानी कि भारत का उसके साथ में शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, तो वो हमारे लिए एनिमी एलियन है। अब बात आती है नागरिकता का, तो कुछ अधिकार जो होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं वो केवल हमारे देश के सिटीजन्स को ही केवल दिए जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं, सिटीजन्स को दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि एलियंस को दिए जाते हैं। एलियंस में 2 प्रकार है, अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ होते हैं कि वो जो सभी एलियंस को दिए जाएंगे,
कुछ अधिकार ऐसे हैं कि सभी एलियंस को दिए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान का हो यानी कि जिसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है, या फिर मित्रतापूर्ण या फिर बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, राइट्स और प्रिविलेज जो है, कुछ अधिकार एवं विशेषाधिकार जो होते हैं ऐसे होते हैं कि वो एलियंस को दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी बना दी गई है। और वो क्या कैटेगरी है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 22 हो गया, आर्टिकल नंबर 22 हो गया। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 22 ये बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में जो है सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में सुरक्षा। अब ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट जो है ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है। ये बाकी देश के लोग जहाँ से हमारा संबंध, जैसे कि यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, इनके लोगों को यदि अरेस्ट हो जाते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 22 के तहत में उनको है, उनको ये दिया जाएगा प्रोटेक्शन। लेकिन पाकिस्तान का यदि कोई अरेस्ट हो जाता है हमारे देश में तो उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या अधिकार दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब समझ में आएगा, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बता रही हूँ कि जो नागरिकता होती है उसके लिए 3 क्रम बांट दिए गए हैं। क्या बांट दिए गए हैं कि हम कुछ अधिकार केवल संविधान के तहत में, कुछ अधिकार हम अपने ही नागरिकों को देंगे, हम भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार देंगे। फिर बोला गया कि हम कुछ अधिकार जो है एलियंस को देंगे, एलियंस मतलब दूसरे जगह के लोग, कुछ अधिकार हम देंगे भारतीय संविधान के तहत। लेकिन जो हम दूसरों को दे रहे हैं उसमें भी हम 2 पार्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, और वो ऐसा पार्ट है कि कुछ ऐसे हैं कि सभी के लिए हैं और कुछ ऐसे हैं कि ये केवल और केवल फ्रेंडली एलियन के लिए है, लेकिन एनिमी एलियन के लिए नहीं है वो। अब हम समझते हैं कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। पहले इसको समझिए आप लोग कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं। ये एग्जाम में आता है कि भारतीय नागरिकों के पास में संविधान के तहत में कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को हैं जो एलियंस को नहीं दिए जाते। तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15 केवल भारतीय लोगों को ये अधिकार है। अभी मैं केवल आपको आर्टिकल बता रही हूँ। अब इसमें क्या लिखा है, ये सब फंडामेंटल राइट्स। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको याद करेंगे। अभी से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे यार याद नहीं हो रहा है, तो नहीं, हमें केवल अभी के लिए क्या रेलेवेंट है, हमें क्या याद करना है, अनुच्छेद पहले देख लीजिए कौन सा। तो 15 भारतीयों को प्राप्त है, फिर उसके बाद 16 भारतीयों को प्राप्त है, 15 प्राप्त है, 16 प्राप्त है। और क्या मिला हुआ है भारतीयों को 15-16 के अलावा, 15-16 के अलावा और क्या प्राप्त है, 19 मिला हुआ है। भारत क्या मिला है, 29-30 है। तो हमें क्या याद करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्या मिला हुआ है, भारतीयों के पास कौन से अधिकार हैं जो कि एलियंस को नहीं दिए गए हैं। तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये अनुच्छेद याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, फिर उसके बाद हमें राइट टू वोट है, हमें चुनाव देने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि राइट टू वोट है, मताधिकार है हमें। फिर कहाँ पे, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहाँ पे, राज्य विधानसभा में हमें चुनाव में वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है हमें। फिर उसके बाद ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है ना, कि वो आकर के मतलब कि विदेशी मतलब कि वो सब बाद में समझेंगे, हम केवल अभी उनको क्या बोल रहे हैं, एलियंस बोल रहे हैं। एलियंस ही बोलिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में। विदेशी उसमें भी नागरिकता को अलग से कैटेगराइज किया गया है। तो अभी एलियंस को केवल समझिए आप, ये केवल भारतीयों के लिए अधिकार है। अब कौन से, राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। पहला अधिकार क्या है, चुनाव देने का, चुनाव डालने का। फिर क्या है, चुनाव लड़ने का, ठीक है। कंटेस्ट लिखा हुआ है ना, देखिए कंटेस्ट है, वहाँ पे वोट है, मताधिकार है, और यहाँ पे ये लड़ रहे हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये केवल भारतीयों को है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। क्या बताया गया है कि कुछ सार्वजनिक पद
और वो कौन कौन से हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता। तो ये सब ऐसी पोस्ट हैं, ये केवल भारतीय लोग होल्ड कर सकते हैं। और जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इनके लिए पात्रता क्या लिखी रहती है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तभी समझ रहे क्यों लिखी रहती पात्रता, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि ये केवल भारतीय लोग ही बस ये पद पे आ सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कि बाहरी नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पे ये इतने अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी ये एलियंस को प्राप्त नहीं है। अब बात आती है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो कि एलियंस को भी प्राप्त हैं। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो कि एलियंस को प्राप्त हैं, तो बताया जा रहा है कि एलियंस को क्या क्या मिला है। तो एलियंस को मिला है जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20 हो गया, आर्टिकल नंबर 21। नंबर बस याद करो अभी, और कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या लिखा है वो आपने पहले से भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो ना तो मैं सब कुछ इसको आगे बताऊंगी ही, लेकिन केवल अभी हमें क्या ध्यान देना है, हमें नंबर पहले याद कर लेना है, ठीक है। तो 14 है, 20 है, 21 है और 21A है। फिर उसके बाद 22 है। मैं इसको ब्लैंक पेज में लिखती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे कि हम 14 ले लिए, 20 ले लिए, 21 ले लिए, 21A ये एलियंस को भी है, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीयों के साथ साथ ये एलियंस को भी प्राप्त है। 14 हो गया और 20 से लेकर के 28 तक के ये जो अधिकार हैं ये एलियंस भारतीयों को भी मिले हुए हैं, भारतीयों को तो है ही, साथ में एलियंस को भी मिले हुए हैं। अब एलियंस में मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसे एलियंस होते हैं कि जिनके साथ में भारत का अच्छा संबंध है और एक ऐसे हैं जिनके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है। अब जो शत्रुतापूर्ण संबंध है ना, तो वो 22 वाला जो है ये शत्रुओं को नहीं, शत्रु मतलब कि जिसके साथ में इंडिया की नहीं बनती, ये वो है, ठीक है। तो ये वाला जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट बोलता है, यानी कि यदि गिरफ्तारी के संबंध में जो सुरक्षा मिलती है तो वो एनिमी एलियंस को नहीं दी जाती है। अदरवाइज इतने आर्टिकल्स जो है एलियंस को और साथ में हमारे भारतीय नागरिकों को सबको दिए जाते हैं। कहाँ से अब हमको याद करना है, 14 से लेकर के 20 to 28 ऐसे आसानी से हो जाएगा। और उसको तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कितना है, तो मैंने आपको बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30। और उसके अलावा हमने क्या याद किया, हमने याद किया कि वोट डालने का अधिकार है, कंटेस्ट करने का अधिकार यानी कि लड़ने का अधिकार है। फिर हमने देखा कि कुछ जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल हो गए, एडवोकेट जनरल हो गए और गवर्नर हो गए, राज्यपाल। तो ये केवल भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो ये सब किसको प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। इतना पहले याद कीजिए, ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए मैंने बार बार कहा है इसे, जिससे आपको याद हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि अब हमने भाग 2 स्टार्ट किया है जो कि 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद हैं। अब हम ये अनुच्छेदों को देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या बोलते हैं। तो ये सबसे पहले बात आती है कि ये आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो कि भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, और भाग 2 हमारा क्या है, नागरिकता से संबंधित है। तो ये संविधान क्या बोलता है इन आर्टिकल के लिए, तो ये बताया गया, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। एट इट्स कमेंसमेंट मतलब क्या होता है कि प्रारंभ, लागू होने की तिथि। अब भारतीय संविधान लागू कब से हुआ बताइए, हमने तो पढ़ा है, भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। कब से, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये क्या बताया गया है कि यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ होने की तिथि में भारत के नागरिक बन गए थे। जब ये संविधान जिस दिन से लागू हुआ और उस दिन जो नागरिकता जिनको मिली, तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 केवल उन्हीं को डील करता है, ठीक है। और तो फिर ये क्या
नहीं डील करता और क्या नहीं देखता, तो यह इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से संबंधित नहीं है। यानी कि किसकी नागरिकता चली गई या किसको दी जा रही है उससे संबंधित नहीं है। तो बात उठती है, तो क्या केवल जो 26 जनवरी 1950 में जो नागरिक बने तो वही केवल भारतीय नागरिक हैं? तो उसके बाद वाले फिर यदि चाहते हैं भारत की नागरिकता तो कैसे वो बनेंगे? तो ये बोला कि उससे तो ये संबंधित नहीं है। तो उसके लिए ये संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसके लिए हम किसको एम्पावर कर दे रहे हैं? हम पार्लियामेंट को एम्पावर कर दे रहे हैं। हम संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देते हैं। ऐसा बता दिया गया है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में क्या लिखा है, ये केवल और केवल 26 जनवरी 1950 में जिसको जिसको नागरिकता दी जाएगी ये केवल उससे संबंधित है। उसके बाद में जो नागरिकता मिलेगी या फिर दी जाएगी ये उससे संबंधित नहीं है। तो इसके इस तिथि के इस डेट के बाद में जिसे जिसे नागरिकता दी जाएगी तो उसको कौन नागरिकता देगा? तो उसको संसद नागरिकता देगा। और कैसे नागरिकता देगा? तो संसद जो है अधिनियम के द्वारा देगा। किस अधिनियम? तो संसद क्या करेगा? नागरिकता अधिनियम बनाएगा, नागरिकता अधिनियम। और इसी संबंध में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया है। क्यों? क्योंकि संविधान ने बोल दिया कि हम संसद को ये पावर देते हैं कि आप नागरिकता से संबंधित कानून बनाइए। तो इसीलिए संसद ने क्या किया? द पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें क्या लिखा हुआ है? और ये समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या जिसको जिसको नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद में मिली है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। और इस संबंध में और भी जो संशोधन होते गए उसके आधार पर नागरिकता उन्हें मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो बता दिया गया कि केवल और केवल हम किसे देखते हैं कि जो लोग ना केवल 26 जनवरी 1950 में जिसे नागरिकता मिली। अब ये बोलते हैं उसमें भी 4 कैटेगरी के लोग हैं, 4 प्रकार के लोग हैं जिन्हें क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को 4 श्रेणियों के व्यक्ति को भारत के नागरिक बने। वो बोले कि हम देते हैं, लेकिन उसमें भी ये बता दिए केवल 4 श्रेणी के लोग हैं जो कि 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने। और वो कौन कौन से नागरिक हैं जो कि 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने? तो वो पहली बात तो वो है अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, भारत में अधिवासित व्यक्ति, डोमिसाइल जो कि यहीं पे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, जैसे कि हम सभी। ठीक है, हमारे जो दादाजी और फोरफादर्स जो है, तो हमें कैसे मिली है नागरिकता? कि भारत में अधिवासित व्यक्ति हैं, हम पहले से ही हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से पलायन करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान से भारत में आए। फिर क्या है? पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, यानी कि भारत से पाकिस्तान तो चले गए लेकिन वापस से भारत में चले आए। ये तीसरे प्रकार के लोग हो गए। चौथा प्रकार क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जिन्हें 26 जनवरी 1950 में नागरिकता दी गई, इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये 4 प्रकार के लोग हैं जिन्हें 26 जनवरी 1950 को नागरिकता दी गई है। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, भारत में अधिवासित व्यक्ति। और ये भारत में अधिवासित व्यक्ति ये क्या है? आर्टिकल नंबर 5 है, अनुच्छेद 5 है। ये क्या बोलता है कि अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, तो उसके लिए कंडीशन बता दिया गया। अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, एक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास था और प्लस में है। ठीक है, प्लस में इसका मतलब, और फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन, यानी कि पहले से भारत में अधिवास था, साथ में निम्न 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को वो मान रहा हो, पूरा कर रहा हो। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए एक बार, रोक करके वीडियो को पहले अपने से पढ़िए। क्या लिखा है? अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल्ड वन ऑफ द 3 कंडीशंस,
एक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास था और 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा किया उसने। और वो कौन कौन सी 3 शर्त हैं देखते हैं हम, ठीक है। और वो शर्त है कि अगर वह भारत में पैदा हुआ हो, इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। फिर सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। थर्ड में क्या, इफ़ ही हैज़ बीन ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the Constitution। यदि वह भारत में पैदा हुआ हो, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या यदि वह सामान्यतः भारत का निवासी रहा हो संविधान के लागू होने से ठीक 5 साल पहले। अब ये 3 कंडीशन में से किसी एक को भी यदि वो व्यक्ति पूरा कर देता है, ये 3 कंडीशन में से किसी भी केवल एक कंडीशन को व्यक्ति पूरा कर दे, साथ में वह भारत में जिसका अधिवास था, तो वो क्या कहलाएगा, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, इंडियन सिटीज़न कहलाएगा, इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारा लिखा रहता है। उसमें से हम किसको देखते हैं, अच्छा ग्रेजुएशन वाला कौन सा है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, है ना, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से बस स्नातक हो। तो लिखा तो बहुत कुछ है, हम यदि और करके लिखा हुआ है या करके लिखा हुआ है, हम क्या देखते हैं, अच्छा ये वाली तो कंडीशन फुलफिल्ड है हमारी, तो हम बिल्कुल फॉर्म भर देते हैं। तो बस यही बताया गया कि भारतीय नागरिक होने के लिए क्या बताया गया अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 में बोला गया यदि उसका भारत में अधिवास था, इफ़ ही वॉज डोमिसाइल इन इंडिया, साथ में 3 कंडीशन में यदि वो किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। और वो 3 कंडीशन क्या है, वो भारत में खुद पैदा हुआ हो, या तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो जैसे कि 26 जनवरी 1950 बोला गया ना, इस दिन वो बन सकता है नागरिक। तो बता दिया गया कि वो यदि 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले यदि वो भारत का निवासी रहा हो, यानी कि 1945 से यदि वो भारत का नागरिक रहा हो, तो भी उसे हम नागरिकता दे देंगे। यदि वो केवल 5 साल के लिए 1945 से लेकर के 1950 तक 5 साल के लिए यदि वो भारत का नागरिक है, तो भी वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। ये क्या बोलता है, ये आर्टिकल नंबर 5 है, अनुच्छेद